हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी बातों को। उसके बाद पढ़ाई करेंगे गणित की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में जिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समानुपात। उसके बाद क्लास 7 में हम लोग समझेंगे प्रतिशतता के अर्थ को, और क्लास 8 में पढ़ाई करेंगे हमारे आसपास के स्थानों का प्रतिचित्रण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गणित की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। चंपारण सत्याग्रह की कहानी। पिछली बार हमने ये जाना कि गांधी जी 1917 में पहली बार पटना पहुंचे और वहां उनके पुराने सहपाठी मजरूल हक मिले। उन्होंने गांधी जी को मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता बताया। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में कृपलानी जी के घर रुकना तय किया। कृपलानी जी ने अपने छात्रों को गांधी जी को स्टेशन से लाने की जिम्मेदारी दे दी थी। उस समय कृपलानी जी कुंवारे थे, हॉस्टल के एक रूम में रहते थे। वो भागे भागे प्रोफेसर मलकानी जी, जो कि हॉस्टल के प्रभारी थे, उनके यहाँ गए और गांधी जी को अपने यहाँ पे ठहराने की विनती करी। मलकानी जी खुशी खुशी राजी हो गए। श्रीमती मलकानी जी गांधी जी की आरती उतारना चाहती थी, लेकिन नारियल की कमी थी। तो फिर कृपलानी जी ने रात में पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ा, जिससे उनके जांघ में चोट भी आ गई। और वहां स्टेशन पर छात्रों ने पूरी ट्रेन छान मारी, पर गांधी जी कहीं नजर नहीं आए। छात्रों को कोई भी बैरिस्टर नुमा व्यक्ति दिखाई ही नहीं दे रहा था। और उधर गांधी जी और शुक्ल जी गाड़ी से उतरे और प्लेटफॉर्म पर कृपलानी जी का इंतजार करने लगे। बेचैनी से घूम रहे विद्यार्थियों को देखकर गांधी जी शुक्ल जी से बोले, आप जरा छात्रों से पूछें कि वो किसे ढूंढ रहे हैं। शुक्ल जी ने विद्यार्थियों से पूछा, आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? और विद्यार्थियों ने जवाब दिया, मोहनदास करमचंद गांधी जी को। तो शुक्ल जी ने उनसे कहा, यही तो है गांधी जी। पहली बार छात्रों ने गांधी जी को देखा था और उनकी एक साधारण सी वेशभूषा में वो पहचान भी नहीं पाए थे। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके तो वहाँ पर क्या क्या हो रहा था। आज हम सीखेंगे अनुपात। ये राहुल है और ये राहुल की बहन मीना। राहुल की आयु 4 वर्ष है, जबकि मीना की आयु 1 वर्ष है। अगर हमें इनकी आयु की तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनकी आयु की तुलना करने के लिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से बड़ा है। ऐसे कथन हमें किसी चीज के बड़े या छोटे होने का ज्ञान तो देते हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से यह नहीं बता पाते कि राहुल मीना से कितना बड़ा है। अगर हम इनकी आयु का व्यवकलन करें तो परिणाम प्राप्त होगा 3, यानी कि राहुल और मीना के आयु में अंतर 3 वर्ष का है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राहुल मीना से 3 साल बड़ा है। इस तरह तुलना करने की विधि को हम राशियों के अंतर द्वारा तुलना विधि कहते हैं। अगर हम थोड़ा और सोचें तो एक और विधि से इनकी आयु की तुलना की जा सकती है। सोचिए वह क्या है?
सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। अगर हम राहुल की आयु को मीना की आयु से भाग दें तो परिणाम प्राप्त होता है 4। इसलिए इससे पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना है। यहाँ हमने दो राशियों की एक राशि दूसरी राशि के कितने गुना है इस प्रकार तुलना की है। वह विधि जिसमें हम दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना करते हैं कहलाती है भाग द्वारा तुलना। लेकिन यह दोनों की आयु व्यक्त करने के लिए वर्ष इस इकाई का प्रयोग किया गया है। हम कह सकते हैं कि तुलना की जाने वाली दोनों राशियों की इकाइयां समान हैं। जब दो राशियों की इकाइयां समान हो तो भाग द्वारा तुलना अनुपात यानी रेशियो कहलाती है। इसलिए राहुल की आयु की मीना की आयु से भाग द्वारा तुलना एक अनुपात है जिसे हम 4:1 से दर्शाते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि मीना की आयु का राहुल की आयु से अनुपात है 1:4। यहाँ इस संकेत का प्रयोग दो राशियों में अनुपात का संबंध दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए राहुल की आयु 4 वर्षों में व्यक्त करने के स्थान पर 4 गुणा 12 बराबर 48 महीनों के रूप में व्यक्त की जाती है और मीना की आयु 1 वर्ष के रूप में व्यक्त की जाती, तो क्या राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 48:1 इस प्रकार लिखना सही होगा? सोचिए सोचिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। यह एक गलत अनुपात होगा क्योंकि इस अनुपात से व्यक्त होता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 48 गुना बड़ी है, लेकिन उनकी आयु से पता चलता है कि राहुल की आयु मीना की आयु से 4 गुना बड़ी है। इसलिए 48:1 यह सही अनुपात नहीं होगा। सही अनुपात प्राप्त करने के लिए राशियों की इकाइयों को समान करना आवश्यक है, अन्यथा अनुपात गलत प्राप्त होता है। इकाइयों को समान करने के लिए यहाँ हम 48 महीनों को 12 से विभाजित कर वर्षों में परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ 48 महीने मतलब 4 वर्ष। इससे अब हम आयु का अनुपात 4:1 लिख सकते हैं। इसी तरह हम दोनों की आयु की इकाइयाँ महीनों में लाकर भी इनके आयु का अनुपात ले सकते हैं। जैसे अगर हम राहुल की आयु की इकाई महीनों में रखते हैं और मीना की आयु की इकाई को महीनों में परिवर्तित करते हैं तो दोनों की आयु की इकाइयाँ महीनों में आ जाएगी। चूँकि अब इकाइयाँ बराबर है इसलिए हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त कर सकते हैं जो आएगा 48:12। यहाँ आपको एक सवाल जरूर आया होगा, जब हमने इकाइयाँ वर्षों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 4:1, लेकिन जब हमने दोनों की आयु महीनों में व्यक्त की तो हमें राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात प्राप्त हुआ 48:12। क्या ये दोनों अनुपात समान है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम किसी भी अनुपात को भिन्न के रूप में और किसी भी भिन्न को अनुपात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम 48:12 को 48/12 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप जरूर जानते होंगे कि किसी अनुपात की तुल्य अनुपात प्राप्त करने के लिए हम इसे भिन्न के रूप में व्यक्त कर इसके अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा या विभाजित करते हैं। यहाँ 48 और 12 का मोस यानी HCF 12 है। अगर हम 48/12 के अंश और हर दोनों को 12 से विभाजित करते हैं तो हमें 48/12 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 4/1, जिसे हम अनुपात में 4:1 से व्यक्त कर सकते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि 4:1 बराबर 48:12 है। इस तरह से अगर दो अनुपात बराबर हो तो हम इन्हें तुल्य अनुपात यानी इक्विवेलेंट रेशियो कहते हैं। जैसे 4:1 बराबर 4/1 बराबर 4 गुणा 2/1 गुणा 2 बराबर 8/2 बराबर 8:2। इसी तरह 48:12 बराबर 48/12 बराबर 48 विभाजित 2/12 विभाजित 2 बराबर 24/6 बराबर 24:6। अब तक हमने जितने भी अनुपात व्यक्त किए सभी को इकाई के बिना व्यक्त किया है। क्या आप बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम राहुल की आयु का मीना की आयु से अनुपात 4 वर्ष अनुपात 1 वर्ष लिख सकते हैं, जिसे भिन्न के रूप में 4 वर्ष बटे 1 वर्ष इस प्रकार व्यक्त किया जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ अंश और हर
दोनों में वर्ष यह इकाई उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इन्हें रद्द कर सकते हैं। इस तरह से भिन्न बन जाएगी 4/1 जो कि इकाई रहित है। इसे ही हम अनुपात में 4:1 इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसलिए किसी भी अनुपात को इकाई नहीं होती। इस तरह से अब आपको अनुपात की समझ अच्छे से बन गई होगी। तो आज हमने सीखा अनुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे। आज हम देखेंगे समानुपात के उदाहरण। मारिया 3 केक बनाने के लिए 12 अंडों का प्रयोग करती है। सानिका 10 केक बनाने के लिए 40 अंडों का प्रयोग करती है। क्या यहाँ मारिया द्वारा बनाए केक की संख्या का सानिका द्वारा बनाए केक की संख्या से अनुपात यानी रेशियो और मारिया द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या का सानिका द्वारा उपयोग किए गए अंडों की संख्या से अनुपात एक समानुपात यानी प्रपोर्शन बनाते हैं? यहाँ मारिया के द्वारा बनाए गए केक की संख्या का सानिका के द्वारा बनाए गए केक की संख्या से अनुपात है 3:10। इसी प्रकार मारिया के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या का सानिका के द्वारा इस्तेमाल किए गए अंडों की संख्या से अनुपात है 12:40। 12:40 को हम 12/40 लिख सकते हैं। अगर हम अंश 12 और हर 40 को 4 से विभाजित करें तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 3/10 यानी कि 3:10। जैसा कि आप देख सकते हैं केक की संख्या का केक की संख्या से अनुपात और अंडों की संख्या का अंडों की संख्या से अनुपात बराबर है। इसलिए 3:10 और 12:40 समानुपात बनाते हैं। इस समानुपात को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं या इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अगला उदाहरण, स्पष्ट कीजिए कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है। इन संख्याओं को समानुपात में व्यक्त कर चरम पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स और मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स ज्ञात कीजिए। 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है, ऐसा हम तभी कह सकते हैं जब पहली दो संख्याओं का अनुपात यानी 13:39 दूसरी दो संख्याओं के अनुपात यानी 15:45 के बराबर हो। इस तरह से 13, 39, 15 और 45 समानुपात में है, यह स्पष्ट करने के लिए हमें 13:39 और 15:45 बराबर है यह स्पष्ट करना होगा। 13:39 को हम 13/39 इस प्रकार लिख सकते हैं और 15:45 को 15/45 इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अगर दो भिन्न बराबर है या नहीं, यह पता करने के लिए हम क्या करते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह पता करने के लिए हम दोनों भिन्नों को इनके सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ 13/39 के अंश 13 और हर 39 दोनों का मस यानी HCF 13 है। अगर हम 13/39 के अंश और हर दोनों को मस 13 से विभाजित करेंगे तो हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। इसी प्रकार 15/45 के अंश और हर का मस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर दोनों को मस 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। दोनों के सरलतम रूप बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13/39 बराबर 15/45 है, यानी कि 13:39 बराबर 15:45 या 13:39 बराबर 15:45। इससे यह स्पष्ट होता है कि 13, 39, 15 और 45 समानुपात में हैं। किसी समानुपात के चारों पदों यानी टर्म्स में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 13 और 45 चरम पद है, इस तरह से चारों पदों में से दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 39 और 15 मध्य पद है। आइए अब इनका क्रम बदल कर देखें। मान लीजिए हम इनका क्रम 39, 13, 15 और 45 इस प्रकार लेते हैं, तो यहाँ पहली दो संख्या का अनुपात होगा 39:13
यानी कि 39/13 और दूसरी दो संख्याओं का अनुपात होगा 15:45 यानी कि 15/45। 39 और 13 का मस है 13। 39/13 के अंश और हर दोनों को 13 से विभाजित करने पर हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 3/1। इसी तरह 15 और 45 के अंश और हर का मस 15 है। अगर हम 15/45 के अंश और हर दोनों का मस 15 से विभाजित करें तो हमें 15/45 भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 1/3। यह 3/1 बराबर नहीं है 1/3 के, इसलिए 39/13 बराबर नहीं है 15/45 के। तो अब हम कह सकते हैं कि 39:13 बराबर नहीं है 15:45 के, यानी कि 39, 13, 15 और 45 समानुपात में नहीं है। अगर हम क्रम बदलकर 13, 39, 45 और 15 इस प्रकार लिखे तो इस क्रम में भी संख्याएं समानुपात में नहीं होगी, क्योंकि 13/39 का सरलतम रूप 1/3 है और 45/15 का सरलतम रूप 3/1 है और 1/3 बराबर नहीं है 3/1 के। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यदि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो यह जरूरी नहीं है कि वे समानुपात में हो। इसी तरह अपने आसपास की स्थिति से समानुपात के उदाहरण देखें और इन पर विचार करें। आज हमने देखे समानुपात के उदाहरण। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। अब तक हमने समानुपात के बारे में जाना। आज हम देखेंगे समानुपात से संबंधित मिथ्या धारणा और समानुपात प्राप्त करने के तरीके। मिथ्या धारणा 1, क्या 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम और 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर समानुपात में है? कुछ बच्चों की यह धारणा होती है कि दो अलग अलग राशियों के अनुपात कभी भी समानुपात नहीं हो सकते। जैसे यहाँ वे समझते हैं कि वजन और दूरी के अनुपात कभी भी समानुपात नहीं हो सकते। इस तरह कुछ बच्चे इकाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। वे देखते हैं कि 1500:3 बराबर 500:1 है और 300:6 बराबर 50:1 है। वे समझते हैं कि अनुपात 1500 से 3 और 300 से 6 समानुपात नहीं है। इन दोनों मिथ्या धारणाओं के कारण बच्चे ऑप्शन 2 जवाब देते हैं, जो कि एक गलत जवाब है। सही समझ यह है कि दो अलग अलग राशियों के अनुपात भी समानुपात हो सकते हैं और अनुपात में व्यक्त करने के लिए हमें राशियों की इकाइयां बराबर करना आवश्यक होता है। क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम बराबर 1500 ग्राम अनुपात 3000 ग्राम, इसलिए 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम बराबर 1:2। इसी तरह 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, इसलिए 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर अनुपात 600 सेंटीमीटर, इसलिए 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर बराबर 1:2। चूंकि यहाँ दोनों अनुपात समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1500 ग्राम अनुपात 3 किलोग्राम और 300 सेंटीमीटर अनुपात 6 मीटर समानुपात में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। इसलिए जब भी आपको दो अनुपात समानुपात में है या नहीं इसकी जांच करनी होगी, तब इकाइयों को बराबर करना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं दो अनुपात समानुपात में है या नहीं यह हम कैसे पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पता करना है कि 12:15 और 16:20 समानुपात में है या नहीं। आइए यह पता करने के लिए कुछ मजेदार विधियां सीखें। एक विधि तो हमने सीख ली है, जिसमें हम दोनों अनुपातों को भिन्न के रूप में व्यक्त कर इनका सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। ऐसा करने के लिए हम प्रत्येक भिन्न के अंश और हर का मस प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ 12 और 15 का मस है 3 और 16 और 20 का मस है 4। अब हम प्रत्येक स्थिति में मस से अंश और हर का विभाजन करते हैं। 12/15 के अंश और हर दोनों को 3 से विभाजित करने पर हमें इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/5। इसी तरह 16/20 के अंश और हर को 4 से विभाजित कर इस भिन्न का सरलतम रूप प्राप्त होगा 4/5,
चूंकि दोनों भिन्न के सरलतम रूप समान है, इसलिए 12:15 बराबर 16:20 है, यानी कि दोनों अनुपात समानुपात में हैं। दोनों अनुपात समानुपात में है या नहीं, यह पता करने के लिए हम दोनों भिन्नों के हरों को बराबर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश और हर दोनों को गुना कर सकते हैं। जैसे 12/15 के अंश और हर दोनों को हम 20 से गुना करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 240/300। इसी प्रकार अगर हम 16/20 के अंश और हर दोनों को 15 से गुना करेंगे तो हमें भिन्न प्राप्त होगी 240/300। चूंकि दोनों स्थितियों में भिन्न बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 12:15 बराबर है 16:20 के। इन सभी विधियों में कैंची गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक आकर्षक विधि है। इसमें हम दोनों भिन्नों को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, फिर हम इनका कैंची गुणन करते हैं, यानी कि पहले भिन्न के अंश को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करते हैं और दूसरे भिन्न के अंश को पहले भिन्न के हर से गुणा करते हैं। 12 गुणा 20 बराबर 15 गुणा 16। 12 गुणा 20 का परिणाम है 240 और 15 गुणा 16 का भी परिणाम है 240। गुणन करने पर हमें बाएं पक्ष यानी LHS और दाएं पक्ष यानी RHS दोनों में समान परिणाम प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि 12:15 और 16:20 समानुपात में है। प्रयास कीजिए। एक कक्षा में 10 लड़कियां और 20 लड़के हैं। इनमें 300 फूलों को वितरित करना है, लेकिन यह इस प्रकार किया जाना चाहिए कि लड़कियों को प्राप्त होने वाले फूलों की संख्या का लड़कों को प्राप्त होने वाले फूलों की संख्या से अनुपात 2:1 होगा। तो पता कीजिए कि लड़कों को कुल कितने फूल प्राप्त होंगे। तो आज हमने देखी समानुपात से संबंधित मिथ्या धारणाएं और समानुपात प्राप्त करने के तरीके। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज हम सीखेंगे प्रतिशतता। यहाँ देखिए, यहाँ 3 पीले रंग की गाड़ियां हैं और 2 नीले रंग की गाड़ियां हैं। अगर हम कुल 5 गाड़ियों को एक पूर्ण माने तो पीले रंग की गाड़ियां कुल गाड़ियों का कौन सा भाग है? सोचिए। सही सोचा। पीले रंग की गाड़ियां कुल 5 गाड़ियों में से 3 हैं, इसलिए इनका भाग है 3/5। सोचिए, अगर हमें इस भिन्न यानी फ्रैक्शन को 100 बराबर भागों वाले वर्ग से निरूपित करना है तो यह हम कैसे करेंगे? हम 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त करेंगे जिसका हर 100 हो। इसके लिए हम 3/5 के अंश और हर दोनों को 20 से गुणा करेंगे। इससे हमें 3/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 60/100।
अब हम 100 बराबर भागों में से 60 भागों को छायांकित करेंगे। इस तरह से हमने 3/5 को 100 बराबर भागों वाले वर्ग में निरूपित किया है। यहाँ 60 ऐसी भिन्न का अंश है जिसका हर 100 है। जिस भिन्न का हर 100 हो उसका अंश प्रतिशत कहलाता है। इसे हम इस प्रकार लिखते हैं और पढ़ते हैं 60%। लेकिन हम 60/100 को 60 शतांश भी पढ़ते हैं। शतांश शब्द बना है 2 शब्दों से, शत और अंश। शत का अर्थ है 100। इस तरह से शतांश का अर्थ है 100 का अंश यानी 100 में से। चाहे हम शतांश शब्द का प्रयोग करें या प्रतिशत, दोनों का अर्थ है प्रति 100 यानी 100 में से। इस तरह से 60 शतांश या 60% का अर्थ है 100 में से 60। चूंकि यह अंश 100 में से लिए गए भागों को भी व्यक्त करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतिशत यानी परसेंट पूर्ण के 100 बराबर भागों में से लिए गए भागों को निरूपित करता है। अब आइए पता करते हैं गणित में प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। मान लीजिए एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 6 नीली गेंदे और 9 पीली गेंदे हैं। आइए प्रत्येक रंग की गेंद का प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले हम कुल गेंदे ज्ञात करेंगे। यहाँ 5 धन 6 धन 9 का योग है 20, यानी कि 20 में से 5 लाल गेंदे हैं, जिसे हम भिन्न 5/20 से निरूपित करेंगे। इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं नीली गेंदों की संख्या और पीली गेंदों की संख्या को भिन्न के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? सोचिए। सही सोचा। 20 में से 6 नीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 6/20 और 20 में से 9 पीली गेंदे हैं, इसलिए इनकी भिन्न होगी 9/20। चलिए पहले हम कुल गेंदों में लाल गेंदों का प्रतिशत ज्ञात करें। इसके लिए पहले हम 5/20 भिन्न को उसकी तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना होगा, जिसका हर 100 हो। सोचिए यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। हम 5/20 के अंश और हर दोनों को 5 से गुणा करेंगे। इससे हमें 5/20 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 25/100। प्रतिशत उस भिन्न का अंश होता है जिसका हर 100 है। इस तरह से भिन्न 25/100 का हर 100 है और अंश 25 है, इसलिए हम इसे 25% कहेंगे और इस तरह लिखेंगे। परिवर्तन करने का एक और तरीका है। इसे हम नीली गेंदों का प्रतिशत प्राप्त करते हुए समझेंगे। यहाँ नीली गेंदों की भिन्न है 6/20। हम इसके अंश और हर दोनों को 100 से गुणा करेंगे। 6/20 गुणा 100/100। चूंकि हम समान संख्या से अंश और हर को गुणा कर रहे हैं, इसलिए भिन्न का मान नहीं बदलेगा। अब हम इसे 6 गुणा 100/20 गुणा 1/100 लिख सकते हैं। 1/100 यानी 1%, जिसे हम प्रतिशत इस चिन्ह से दर्शाएंगे। हल करने पर हमें ज्ञात होगा नीली गेंदें कुल गेंदों में से 30% है। यह तरीका उन स्थितियों में बहुत कारगर है जहां भिन्न के हर को 100 बनाने में कठिनाई हो। जैसे 4/15 को प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हम इसे 100/100 से गुणा करेंगे, बराबर 4 गुणा 100/15 गुणा 1/100 बराबर 400/15% बराबर 26 और 2/3%। इस तरह अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम किसी भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। तो क्या अब आप पीली गेंदों का प्रतिशत ज्ञात कर पाएंगे? प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा प्रतिशतता। अगले वीडियो में कुछ और उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। आज हम देखेंगे प्रतिशतता के उदाहरण। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें से 12 बच्चे आज कक्षा में अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित और उपस्थित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 12 है। इसलिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12/40 भाग है।
इसे प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें भिन्न के हर को 100 बनाना होगा। इसके लिए हम 12/40 को 100 से गुना और 100 से ही विभाजित करेंगे ताकि भिन्न का मान ना बदले। 12/40 बराबर 12/40 गुना 100/100 बराबर 12/40 गुना 100% बराबर 12 गुना 100/40% बराबर 1200/40% बराबर 30%। इसलिए आज कक्षा में 30% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या ऋण अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 ऋण 12 बराबर 28। इसलिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 28/40 भाग है। आइए इसे प्रतिशत में व्यक्त करें। 28/40 बराबर 28/40 गुना 100/100 बराबर 28/40 गुना 100% बराबर 28 गुना 100/40% बराबर 2800/40% बराबर 70%। हम उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत एक और तरीके से पता कर सकते हैं। सोचिए वह क्या होगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। चूंकि यह पूर्ण भाग को व्यक्त करती है, इसलिए हम इसे 100% मान सकते हैं। चूंकि हमने अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राप्त किया है 30%, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 30% बराबर 70%। अगला उदाहरण, स्कूल के किसी उत्सव के लिए 250 आइसक्रीम मंगवाए गए। यदि इनमें 20% वैनिला आइसक्रीम होंगे तो वैनिला आइसक्रीम की संख्या ज्ञात कीजिए। यह 250 में से 20% वैनिला आइसक्रीम है, यानी कि 250 का 20% भाग वैनिला आइसक्रीम है। किसी संख्या y का x% बराबर x% गुना y होता है। इस तरह से वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20% गुना 250, क्योंकि 250 का 20% बराबर है 20% गुना 250। चूंकि प्रतिशत बराबर है 1/100 के, इसलिए वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20/100 गुना 250 बराबर 50 है, यानी कि 250 आइसक्रीम में से 50 वैनिला आइसक्रीम है। अगला उदाहरण, अजय ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 800 में से 552 अंक प्राप्त किए। पता कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि उसी परीक्षा में उसके दोस्त रमन को 84% प्राप्त होंगे तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में उसे 800 में से कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। इस उदाहरण से पता चलता है कि अजय को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 592/800। यह 800 परीक्षा के कुल अंक है, जिसमें से अजय को 592 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए प्राप्त अंक को प्रतिशत में व्यक्त करें। 592/800 बराबर 592/800 गुना 100/100। यहाँ हम 1/100 को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 592/800 गुना 100% बराबर 592/8% बराबर 74%। इसलिए अजय को परीक्षा में 74% प्राप्त हुए। अब आइए पता करते हैं रमन को कितने अंक मिले। चूंकि परीक्षा में रमन को कुल 800 के 84% अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए रमन को प्राप्त अंक बराबर 84% गुणा 800। चूंकि प्रतिशत बराबर 1/100 है, इसलिए 84% बराबर 84/100। इसलिए हम लिख सकते हैं रमन को प्राप्त अंक बराबर 84/100 गुणा 800 बराबर 84 गुणा 8 बराबर 672। इसलिए रमन को परीक्षा में 800 में से 672 अंक प्राप्त हुए। तो आज हमने देखे प्रतिशतता के उदाहरण। क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे से प्रतिशतता के सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने का खेल खेलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ। आज हम देखेंगे प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियाँ।
आकाश के पास 120 में से 30 लाल कंचे हैं। पता कीजिए उसके पास कितने प्रतिशत लाल कंचे हैं। कुछ बच्चे प्रतिशत प्राप्त करने के लिए वस्तुओं की कुल संख्या को ली गई संख्या से विभाजित करते हैं। इस तरह से वे पूर्ण को भाग से विभाजित करते हैं। जैसे इस उदाहरण को हल करते समय 120 को 30 से विभाजित कर परिणाम प्राप्त किया जाता है 4%, जो कि एक गलत जवाब है। चलिए सही जवाब पता करें। प्रतिशत यानी परसेंट का अर्थ होता है 100 भागों में से लिए गए भाग। यहाँ 120 में से 30 भाग लिए गए हैं, इसलिए हम पता करेंगे कि 120 में से 30 यानी 100 में से कितने। इसे ही हम कहते हैं 120 में से 30 यानी कि कितने प्रतिशत। पता करने के लिए हम 30/120 को 100/100 से गुणा करते हैं। चूंकि एक जैसी संख्या से गुणा किया जा रहा है, इसलिए भिन्न 30/120 के मान में कोई बदलाव नहीं होता। 30/120 गुणा 100/100 बराबर 1/4 गुणा 100% बराबर 25%। इस तरह से आकाश के पास 25% लाल कंचे हैं। अगला सवाल, टीना को 20 का 15% ज्ञात करना था। उसने परिणाम 300 प्राप्त किया। क्या उसने सही परिणाम प्राप्त किया? कुछ बच्चों को किसी संख्या का प्रतिशत यानी y का x% पता करने की सही समझ नहीं होती, यानी कि वे यह नहीं समझ पाते कि किसी संख्या y का x% बराबर x% गुणा y होता है। इससे कुछ गलतियां की जाती है। जैसे यहाँ टीना ने 20 का 15% प्राप्त करने के लिए प्रतिशत चिन्ह नजरअंदाज कर 20 और 15 का गुणा किया है और परिणाम प्राप्त किया है 300, जो कि गलत जवाब है। सही समझ यह है कि यहाँ प्रचालक का प्रयोग गुणन की संक्रिया को व्यक्त करता है। इस तरह से 20 का 15% बराबर 15% गुणा 20 बराबर 15/100 गुणा 20 बराबर 3 है, यानी कि सही जवाब है 3। कई बार यह भी देखा जाता है कि बच्चे 20 का 15% प्राप्त करने के लिए 20 को 15 से विभाजित करते हैं या 15 को 20 से विभाजित करते हैं। यह गलतियां प्रचालक का प्रयोग ठीक से न समझने के कारण की जाती है। ऐसी गलतियों से गलत परिणाम प्राप्त होता है, इसलिए प्रचालक का प्रयोग सही प्रकार से समझना आवश्यक है। अगला सवाल, एक सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कुल 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो गणित पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? कई बार बच्चे प्रतिशत को वास्तविक संख्या समझ लेते हैं। जैसे यहाँ वे पढ़ते हैं कि 50 बच्चों में 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए वे समझ लेते हैं कि 20 बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन यह गलत समझ है। यहाँ 50 बच्चों में से 20% बच्चे गणित पढ़ना पसंद करते हैं, इसलिए गणित पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी 20% गुणा 50 बराबर 20/100 गुणा 50 बराबर 10। इसलिए सही जवाब है 10। कभी कभी बच्चे गणित पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्ञात करने के लिए कुल संख्या को प्रतिशत से भाग देकर 100 से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 50 को 20 से विभाजित किया जाता है और 100 से गुणा किया जाता है, जिससे उन्हें परिणाम प्राप्त होता है 250। यह भी गलत जवाब है। तो आज हमने देखी प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियां। राजू, जरा इधर आना। चाचा प्रणाम। प्रणाम। ये बताओ कि स्कूल से ड्रेस का पैसा मिला कि नहीं? मिल गया, पिछले हफ्ता मिल गया। और छात्रवृत्ति? चाचा वो तो अब खाता में ही चला आता है। अरे वाह, ये सब तो इसको खूब पता है। पर ये पता है तुम्हारा लड़का स्कूल में काका सीखता है? ये हंसने का नहीं, सोचने का वक्त है। सिर्फ बैट हाथ में दे देने से कोई सचिन नहीं बन जाता। उसी तरह ड्रेस सिलवाकर पहनाकर स्कूल भेज देने से पिंटू होनहार नहीं बन जाएगा। अब जरूरत है कि माता पिता बच्चे स्कूल में क्या सीख रहे हैं उस पर ध्यान दें। तभी वक्त के साथ ये भी आगे बढ़ेंगे और हम भी। चाचा
हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम आज अपने आसपास के स्थानों का प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग करना सीखेंगे। कुछ बच्चे कक्षा के लेआउट को लेकर बात कर रहे थे। अगर कक्षा की दरियों को कुछ ऐसे लगा दिया जाए कि कक्षा में खाली जगह बन जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ, कक्षा खुली भी लगेगी और साफ भी। कक्षा के कोने में किताबें रखने की जगह भी बन सकती है। एक कोना खेल, पहेलियाँ, पजल्स और बोर्ड गेम्स रखने के लिए भी बना सकते हैं। तभी अध्यापक कक्षा में आए। नमस्ते बच्चों, बूझिए तो आज आप सबसे मिलने कौन आए हैं? ये हैं श्री कृष्ण कुमार। ये एक वास्तुविद यानी आर्किटेक्ट हैं। ये आपकी कक्षा को आपके अनुरूप बनाने में मदद करेंगे। बच्चों, मैं आपकी कक्षा का मानचित्र बनाने में मदद करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हम कक्षा तथा कक्षा में रखे जाने वाले प्रत्येक सामान की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई ज्ञात करेंगे। इन मापों की मदद से हम एक ऐसा मानचित्र बनाएंगे जिसे हम कक्षा में रखी जाने वाली वस्तुओं के स्थान और उसके बीच की दूरी का अनुमान बेहतर तरीके से लगा पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यह मानचित्र एक पैमाने स्केल के अनुसार बनाया जाएगा जिसमें हम रेखाओं द्वारा दूरियों को दर्शाएंगे। ऐसा करने के लिए हमें कमरे के तल, फर्श और दरियों की लंबाई व चौड़ाई भी चाहिए होगी। कक्षा का मानचित्र बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैमाना तय करना होगा। ये पैमाना क्या होता है? वास्तविक दूरियों को एक अनुपात में छोटा कर लिखने को मानचित्र के लिए पैमाना कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल लाखों वर्ग किलोमीटर है। भारत के मानचित्र में लाखों किलोमीटर को सेंटीमीटर की सहायता से दर्शाया जाता है। आओ पैमाने से संबंधित कुछ जरूरी बातें समझते हैं। मानचित्र में एक ही पैमाना हर लंबाई और चौड़ाई पर लगाया जाता है। पैमाना वास्तविक दूरी को आनुपातिक रूप से कम करने में सहायता करता है। दिए गए मानचित्र में ध्यान दें तो आप देखेंगे कि यहाँ 500 सेंटीमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर का प्रयोग किया गया है। आओ बच्चों, मैं तुम्हें मानचित्र से जुड़ी कुछ और बातें बताता हूँ। वस्तुओं को मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। एक समूह की वस्तुओं को दर्शाने के लिए एक रंग का प्रयोग होता है। हम सब ने भारत, विश्व तथा अन्य देशों के मानचित्र देखे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि समुद्र, नदी, तालाब आदि को किस रंग से दर्शा सकते हैं? नीले रंग से पानी दर्शाया जाता है और अधिकतर हरे रंग से जमीन दिखाई जाती है और अन्य फीचर्स को दर्शाने के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग होता है। बच्चों, उम्मीद है कि अब आपको मानचित्र से जुड़ी आवश्यक बातें समझ आ गई होंगी। तो क्यों ना अब आप अपनी कक्षा के लिए मानचित्र बनाने का प्रयास करें। कक्षा के मानचित्र में भी हमने कई वस्तुओं को दर्शाया है। अगर हम रंगों के प्रयोग से इन्हें हाईलाइट कर दें तो मानचित्र में जानकारी और स्पष्ट हो जाएगी। आइए देखते हैं कि रंग भरने के बाद आपका मानचित्र कैसा दिखता है। इस मानचित्र के अनुसार किए गए बदलावों को अपनी कक्षा में लेकर आप आसानी से अपनी कक्षा की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। इसी तरह सड़कों, प्रांतों, शहरों, देशों के मानचित्रों का प्रयोग प्लानिंग और प्रबंधन के लिए किया जाता है। आशा करता हूँ कि आप सबको मानचित्र बनाने का तरीका
और उसकी बारीकियां समझ आ गई होंगी। फिर मिलेंगे। नमस्कार। इस वीडियो में हमने अपने स्थानों का प्रतिचित्रण करना सीखा। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अपने आसपास के स्थानों का प्रतिचित्रण करना सीखा। आज हम प्रतिचित्रण पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे। मानचित्र एक स्थान या जगह की भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। यह आरेखीय निरूपण महत्वपूर्ण जानकारी को संजोए रहता है, जिससे प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद मिलती है। पिछले वीडियो में हमने मानचित्र को स्पष्टता से बनाना और समझना सीखा। आइए मानचित्र को देखकर कुछ सवालों के उत्तर खोजते हैं। खेलते खेलते रिया और अरुण को एक मानचित्र मिला। वह मानचित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनके मन में कई सवाल उठे। आइए उनके जवाब खोजें। यह मानचित्र क्या दर्शा रहा है? ध्यान से देखिए और बताइए। क. सड़क पर चलते लोग। ख. घर का प्रबंधन। ग. पार्क से घर तक का रास्ता। शाबाश, यह मानचित्र पार्क से किसी के घर तक का रास्ता दिखा रहा है। क्या आप बता सकते हैं रास्ते में कौन सी इमारत बनी है? क. अस्पताल। ख. स्कूल। ग. चिड़ियाघर। बिल्कुल सही, रास्ते में अस्पताल बना है। तो बताइए दिए गए मानचित्र का पैमाना क्या है? क. 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ख. 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। ग. 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मानचित्र का पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। पार्क से घर कितना दूर है? क. 7.8 किलोमीटर। ख. 4.5 किलोमीटर। ग. 2.4 किलोमीटर। पार्क से घर 2.4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा घर का पता क्या हो सकता है? क. प्लॉट नंबर 4 पाली रोड। ख. प्लॉट नंबर 12 सुंदर नगर। ग. फ्लैट नंबर 8 कमला नगर। प्लॉट नंबर 4 पाली रोड मेरे घर का पता है। आप भी अपनी पसंद के दो स्थानों के बीच का रास्ता आरेखित करने का प्रयास कीजिए। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग कर अनुपातिक दूरी को चित्रित कीजिए। इस मानचित्र से जुड़े प्रश्न मित्रों से पूछिए। देखा बच्चों, एक मानचित्र अपने अंदर कितनी जानकारियां संजोए रहता है। आशा करती हूँ आप मानचित्रों को पढ़कर जानकारियां निकालने में सक्षम हो गए होंगे। फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों, आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं।
हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।